एवरीवन, वेलकम टू वैदिक आईएएस। मैं अमित मौर्य आज अपनी अर्थव्यवस्था के चौथे लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, इससे पहले हमारे द्वारा 3 लेक्चर्स को कवर किया जा चुका है, जिसमें हमने अर्थव्यवस्था की मूलभूत बातों को जाना है। ठीक है कि अर्थव्यवस्था का पढ़ने का उद्देश्य क्या है, आर्थिक समृद्धि क्या है, आर्थिक विकास क्या है। ठीक है, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर हमने 3 भागों में अर्थव्यवस्थाओं को डिवाइड किया है। एक था आपका प्राथमिक क्षेत्र, एक था आपका द्वितीयक क्षेत्र, एक था आपका तृतीयक क्षेत्र। उसके बाद हमने चतुर्थ और पंचम क्षेत्र पर भी एक बार नज़र डाली थी। ठीक है, तो अभी तक जो हमारा कार्य हुआ है या जो हमारे लेक्चर्स हुए हैं वो ओनली अर्थव्यवस्था की मूलभूत बातों को ध्यान में रखते हुए हुए हैं। ठीक है, अभी तक हमने कोई स्पेसिफिक पोर्शन अर्थव्यवस्था का कवर नहीं किया है। इसके बाद जो भी हमारा लेक्चर होएगा वो हमारा बैंकिंग एवं मौद्रिक नीति पर या मुद्रा पर होगा। ठीक है, इसके बाद हम टॉपिक्स को कवर करना प्रारंभ करेंगे। जो भी हमारे द्वारा टॉपिक्स करवाया जाएगा, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो आपके प्री और मेंस एग्ज़ाम को दृष्टिगत रखते हुए बनाए गए हैं। ठीक है, जो टॉपिक्स हमारे द्वारा कवर किए जाएंगे यहाँ पर, आपको यहाँ के अलावा किसी अन्य स्थान पर उस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको इतना मैटर दे देंगे कि आपके लिए वो सफिशिएंट रहेगा प्री और मेंस एग्ज़ाम को देखते हुए। ठीक है, आज के हमारे अर्थव्यवस्था श्रृंखला के चौथे लेक्चर में हमारे द्वारा राज्य और निजी क्षेत्र के हस्तक्षेप के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण किया जाएगा और विकास के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण किया जाएगा। तो आइए आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 भागों में बांटा था। एक था आपका प्राथमिक क्षेत्र, एक था आपका द्वितीयक क्षेत्र, एक था आपका तृतीयक क्षेत्र। तो आइए देखते हैं आज के लेक्चर में क्या स्पेशल है। आज हम अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण सरकार और निजी क्षेत्र के हस्तक्षेप के आधार पर करेंगे और दूसरा आपका अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण विकास के आधार पर करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, देखिए गवर्नमेंट यानी कि आपका सरकार और प्राइवेट यानी आपका निजी क्षेत्र। सरकार या निजी क्षेत्र के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। ठीक है, पहला है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि सरकार या आपका निजी क्षेत्र के हस्तक्षेप के आधार पर वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, दूसरा आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था है, तीसरा आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब इन तीनों अर्थव्यवस्थाओं की मुख्य बातें क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है, ठीक है, इनका कार्य करने का मॉडल क्या है, इन सब चीज़ों पर हम प्रकाश डालेंगे। देखिए, पहला है हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजी का वर्ड आ रहा है, तो आप आइडिया लगा लेना कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में धन प्राप्त करने की होड़ मची रहती है कि अधिक से अधिक धन किस प्रकार प्राप्त किया जाए। ठीक है, पहली लाइन में बताया गया है कि इसे अनियंत्रित तथा बाजारी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अनियंत्रित क्यों है? क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नगण्य होता है, शून्य होता है। गवर्नमेंट किसी भी वस्तु के उत्पादन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। ठीक है, इसी कारण ये अनियंत्रित है। देखिए, जो भी वस्तु का उत्पादन है यहाँ पर बाजारी अर्थव्यवस्था या बाजार के द्वारा किया जाता है, बाजार के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर किसी भी वस्तु का उत्पादन बाजार के आधार पर किया जाता है, बाजार के आधार पर। ठीक है, गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहता है, इस कारण ये अनियंत्रित है, अनियंत्रित, इसी कारण इसको अनियंत्रित बोला जा रहा है। सेकंड लाइन में बताया गया है आपका, यह ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सरकार राज्य की भूमिका नगण्य होती है। सरकार राज्य यहाँ पर एक ही है, ठीक है, की भूमिका नगण्य होती है। जो भी वस्तु का उत्पादन होएगा वो निजी क्षेत्र के द्वारा होएगा या निजी लोगों के द्वारा होएगा, प्राइवेट लोगों के द्वारा। गवर्नमेंट की किसी भी वस्तु के उत्पादन में कोई भूमिका नहीं रहेगी। ठीक है, तीसरी लाइन में बताया जा रहा है आपका, यह ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जो पूरी तरह बाजारी शक्तियों के आधार पर कार्य करती है, बाजारी शक्तियों पर आधारित होती है। अब यह कैसे होता है इसको हम समझते हैं नीचे। ठीक है, इसमें बताया गया है, इसमें बाजार तय करता है कि किस वस्तु का उत्पादन होना है, अर्थात किस चीज़ का उत्पादन होना है अथवा किस वस्तु का उत्पादन नहीं होना है। ठीक है, ये सारा नियंत्रण आपकी बाजारी शक्तियाँ करेगा। बाजारी शक्तियाँ कैसे क्या होती है, इसको हम कैसे समझेंगे, एग्जाम्पल दिया गया है हमारे द्वारा, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, मान लीजिए सपोज करो कि आप किसान हैं। ठीक है, अगर आप किसी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हैं तो आप क्या करेंगे, जैसे कि आपका दालों के
रेट में वृद्धि हुई, दालों के दाम बढ़ गए, तो आप क्या करोगे? एकदम से आप सारी वस्तुओं का उत्पादन बंद करके आप दालों का उत्पादन प्रारंभ कर देंगे, ठीक है? और अन्य जो वस्तुओं का आप पहले उत्पादन करते थे उनको छोड़ देंगे। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो बाज़ारी शक्तियाँ अर्थात बाज़ार में जिस वस्तु की मांग है उस वस्तु का उत्पादन हम अधिक से अधिक उत्पादन करके अधिक से अधिक धन प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि बाज़ारी शक्तियाँ अर्थात बाज़ार में मांग के अनुरूप उत्पादन करना, ठीक है? तो इस लाइन में यही बताया जा रहा है। यह चक्र इसी प्रकार चलता रहता है, यह चक्र इसी प्रकार चलता रहता है। माना दालों के भाव आज बढ़े हैं तो किसानों द्वारा दालों का उत्पादन किया जाएगा, और फिर अगर नेक्स्ट ईयर आपके दालों के अलावा चावल के भाव बढ़ जाते हैं तो दालों का उत्पादन किसान करना बंद कर देंगे और आपका चावल का उत्पादन करने लगेंगे, ठीक है? यह चक्र इसी प्रकार चलता रहेगा, ठीक है? गवर्नमेंट किसी को कोई गाइडलाइन जारी नहीं करेगी कि आप इस वस्तु का उत्पादन करिए, आपको इस वस्तु का उत्पादन नहीं करना है। यहाँ के नियम कानून बहुत ज़्यादा सरल होते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में, जहाँ पर निजी क्षेत्र आसानी से किसी भी वस्तु का उत्पादन कर सकता है। लाइसेंसिंग व्यवस्था काफ़ी सरल है, उदारीकरण है। अब आपकी नेक्स्ट लाइन में बताया जा रहा है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग यह मानते हैं कि बाजार में इतनी ताकत है कि वह बाजार आर्थिक गतिविधियों का निर्धारण कर देगा कि क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और कौन पैदा करेगा। देखिए, जो आपका इंडियन गवर्नमेंट है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसके तहत गवर्नमेंट यह अधिकार या यह तय करती है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किन क्षेत्रों द्वारा किया जाएगा। जैसे कि आपकी नाभिकीय शक्ति हो गई, ये चीज़ें आपकी भारत सरकार द्वारा की जाती है। परंतु जो छोटे मोटे इंडस्ट्री होती हैं, जैसे आपके लोहा उद्योग हो गया, सीमेंट उद्योग हो गया, तो ये इन वस्तुओं का उत्पादन करने में निजी सेक्टर की भागीदारी होती है। इसी कारण भारत में गवर्नमेंट और निजी दोनों हस्तक्षेप हैं, दोनों सेक्टर्स का हस्तक्षेप है। इसी कारण भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। बट पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, यहाँ पर जो हस्तक्षेप होता है बाज़ार में ओनली निजी सेक्टर का होता है, ठीक है? निजी सेक्टर ही तय करता है किस वस्तु का उत्पादन करना है, किस वस्तु का नहीं। तो सारी अर्थव्यवस्था का निर्धारण बाज़ारी शक्तियों के आधार पर होता है। इस लाइन में यही बताने का प्रयास किया गया है। देखिए, तीसरी लाइन में बताया जा रहा है, यह अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है जितना इसका आडंबर है, क्योंकि 2008 में आई मंदी जिसके कारण पूरा विश्व प्रभावित हुआ, कहीं ना कहीं वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का ही देन था। देखिए, 2008 में यूएस में क्या घटना घटित होती है जिसके कारण पूरा विश्व प्रभावित होगा। देखिए, 2008 में यूएस में बाज़ार में डिमांड किसकी थी? हाउसेस की, घरों की। तो यहाँ के निजी बैंक, जो आपके प्राइवेट सेक्टर के बैंक थे, उन्होंने देखा कि बाज़ार में हाउसिंग की मांग है, जिस कारण इन्होंने बड़े बड़े रियल इस्टेट कंपनीज़ को जो आप घर बना के उनको सेल करती है, कॉलोनीज़ बनाती हैं, इन्होंने बहुत कम इंटरेस्ट पे बहुत ज़्यादा लोन या ऋण मार्केट से उठा लिया, ठीक है? गवर्नमेंट ने इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था में ये बात आती, बैंक कितना ब्याज देंगे, कितना ऋण देंगे, कितना इंटरेस्ट देंगे, ये आपका आरबीआई तय करता है। बट यूएस में क्या है, सब कुछ नियंत्रण बाजार की शक्तियों के कारण हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया यहाँ पर। तो बैंकों द्वारा बहुत कम इंटरेस्ट पर रियल इस्टेट कंपनीज़ को ऋण दिया गया। तो प्रतिस्पर्धा बड़ी बैंकों के बीच में। तो कुछ बैंक्स ऐसी थी, उन्होंने बिल्कुल जीरो इंटरेस्ट पर लोन बांटना स्टार्ट कर दिया, 0% पर लोन बांटना स्टार्ट कर दिया। ऐसी भी घटनाएं होने लग गई वहाँ पर। बट क्या हुआ वहाँ पर? बाज़ार द्वारा इतना मार्केट से बैंक से पैसा उठा लिया कि निजी लोगों के हाथ में कोई पैसा रह ही नहीं गया। सारा पैसा आपका हाउसिंग कॉलोनीज या हाउसिंग सेक्टर में इन्वेस्ट हो गया, ठीक है? लोगों के हाथ में पैसा, तरलता ना रहने के कारण कॉलोनीज़ तो बन गई, बट जो कॉलोनीज़ बनी थी उनको खरीदार नहीं मिल पाए। हाउस तो बना के छोड़ दिए गए, बट जो वहाँ पर रहने वाले लोग थे, आने वाले लोग थे, वो नहीं आ पाए। कोई मकान सेल नहीं हुआ, ठीक है? तो कंपनीज़ का क्या घाटा हुआ? उन्होंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया, हाउस बनाए, बट वो सेल नहीं हुए, जिस कारण वो बैंक में पैसा वापस लौटा भी नहीं पाए। और बैंकों का एनपीए इतना बढ़ गया कि पूरी यूएस की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, जिसका प्रभाव पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ा।
तो तीसरी लाइन में यही बताया जा रहा है कि यह अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है जितना कि इसका आडंबर है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट का हस्तक्षेप ना के बराबर होता है, ये शून्य होता है। अगर यहीं पर अगर भारतीय अर्थव्यवस्था होती तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो बैंक अपने ऋण का निर्धारित करते हैं वो आरबीआई द्वारा दिए गए फॉर्मूले के आधार पर करते हैं। बैंकों को ये राइट नहीं होता है कि वो अपनी मन मर्जी से किसी लोन पर इंटरेस्ट निर्धारित करे। बट यूएस में क्या था, आपका पूंजीवादी होने के कारण बैंकों ने अपनी मन मर्जी से इंटरेस्ट का निर्धारण किया। बट भारत में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि भारत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं है, जिस कारण यहाँ पर आरबीआई द्वारा कुछ फॉर्मूला तैयार किया गया है जिसके आधार पर बैंक्स अपना ऋण एक निश्चित सीमा से कम नहीं कर पाती और निश्चित सीमा से ज़्यादा नहीं कर पाती। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि इस घटना का प्रभाव पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ा। तो वैश्विक जगत में जो आपके अर्थशास्त्री थे उन्होंने देखा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है जितना कि इसका आडंबर है, क्योंकि 2008 में आई मंदी जिसके कारण पूरा विश्व प्रभावित हुआ था, कहीं ना कहीं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की देन था। ठीक है, नेक्स्ट बताया जा रहा है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार हमेशा लाभ की उम्मीद से कार्य करता है, या जो भी आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो आपका व्यापारी हो हमेशा लाभ का उद्देश्य रखता है, लाभ का उद्देश्य। ठीक है, जैसे कि इंडिया में देखिए, इंडिया में क्या है, आपको कोई पिछड़ा एरिया है, कोई देहात ले लीजिए आप, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल सही नहीं है, रोडें टूटी फूटी हैं। अगर यहाँ पर आपका स्कूल नहीं है तो भारत में क्या होएगा, गवर्नमेंट क्या करेगी, ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ स्कूलों की व्यवस्था करेगी। ठीक है, ये तो होगी भारतीय अर्थव्यवस्था की बात। जो ग्रामीण क्षेत्रों में आज हमारे मिड डे मील कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है, या अगर किसी को काम नहीं मिलता तो आपका मनरेगा है जो ग्रामीण लोगों के रोजगार का प्रमुख आधार है। तो ऐसी स्कीम्स भारत में चलाई जा रही है। बट पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ऐसे क्षेत्र में कोई वर्क नहीं किया जाता है जो बहुत ही पिछड़ा है। जैसे कि भारत का एग्जांपल लीजिए, भारत में अगर कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल गंदा है, बिल्कुल ख़राब है, सड़कें नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, आसपास झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, ठीक है, तो यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कोई कॉलेज या कोई हॉस्पिटल्स नहीं खोले जाएंगे, ना ही कोई इंडस्ट्री लगाई जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लाभ की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि जो आपकी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं वो अपने बच्चों को कहीं ना कहीं उनकी एजुकेशन पे इतना पैसा नहीं खर्च कर पाएंगे। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो लोग लाभ की उम्मीद कर रहे थे या करते हैं वो ऐसे पिछड़े क्षेत्रों में कभी भी गलती से भी स्कूल, इंडस्ट्री या हॉस्पिटल नहीं खोलेंगे जहां पर उनको लाभ की उम्मीद बहुत कम है। ठीक है, इनका प्रमुख उद्देश्य होगा कि हाई क्लास प्रोफाइल कॉलोनीज़ या सिटीज़ में ही ये सारी गतिविधियां संचालित की जाए, जैसे आपका हेल्थ, हॉस्पिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हों। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था पहली लाइन में बताया गया है, इसे नियंत्रित तथा योजनागत अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, सेकंड लाइन में बता रहे हैं, जब हमें कहीं पर भी जल्दी परिवर्तन लाने हो तो यह अर्थव्यवस्था कारगर है। नेक्स्ट लाइन में बताया जा रहा है, इसमें सरकार द्वारा तय किया जाता है कितना उत्पादन करना है, क्या उत्पादन करना है और उत्पादन कौन करेगा। यहाँ पर जो सारा नियंत्रण होता है वो गवर्नमेंट का होता है। यहाँ पर निजी सेक्टर की भागीदारी शून्य होती है। जैसे आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आपकी सरकार की भागीदारी नगण्य होती है, उसी प्रकार समाजवादी अर्थव्यवस्था में आपकी निजी क्षेत्र की भागी नगण्य होती है, यानी शून्य होती है। यहाँ पर सारा कार्य आपका गवर्नमेंट द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था अच्छी इस चीज़ में है, इस मायने में है कि हमें अगर कहीं पर भी जल्दी परिवर्तन लाने हैं तो आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है ऐसे में। ठीक है,
तो यहाँ पर सारा नियंत्रण गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट बताएगी आपको किस वस्तु का उत्पादन करना है, किस वस्तु का उत्पादन नहीं करना है। ठीक है, जैसे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लाभ के उद्देश्य से काम किया जा रहा था, बट समाजवादी अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट के आदेशों के अनुसार ही कार्य संपन्न किया जाएगा। बट जो आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था है, इसमें एक समस्या है। देखिए, स्टार्टिंग में तो गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी से किसी भी वस्तु का उत्पादन करवा सकती है लोगों से। ठीक है, पिछड़े क्षेत्रों में भी एजुकेशन के हब खोल देगी, हॉस्पिटल खोल देगी, इंडस्ट्री खोल देगी। बट एक समय के बाद वहाँ पर उसको जितना इन्वेस्ट किया जाएगा गवर्नमेंट का, भरपाई नहीं हो पाएगी। देखिए, आप सपोज करिए कि एक विद्यालय आपका अति पिछड़े एरिया में खोला गया, ठीक है, जहाँ की जनसंख्या 500 है। तो 500 लोगों में से ओनली आपके 100 लोग अपने बच्चों को भेजते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए, तो गवर्नमेंट इतना अर्न नहीं कर पाएगी। और अगर गवर्नमेंट फ़ीस ज़्यादा रखेगी तो वो जो 100 परिवार अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं वहन नहीं कर पाएंगे और वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। इस कारण गवर्नमेंट सोचेगी कि यहाँ पर हमें फ़ीस भी बहुत कम रखनी होगी। ठीक है, तो इस कारण से गवर्नमेंट की जो यहाँ पर कमाई होगी तो बहुत कम होगी। इस कारण कम होगी तो गवर्नमेंट कहीं अन्य स्थान पर भी इन्वेस्ट नहीं करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट की आय का प्रमुख साधन तो यही है। ठीक है, निजी सेक्टर की भागीदारी है नहीं, निजी सेक्टर उत्पादन नहीं कर रहा है कुछ, तो टैक्स भी इतना कलेक्शन नहीं होएगा। ठीक है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में यहाँ बताया जा रहा है कि यह एक ऐसी समस्याओं का कारण बन जाती है, क्योंकि ऐसी अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा में कमी होती है, जिससे मनोबल में कमी आती है और उत्पादन और गुणवत्ता प्रभावित होगी। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? देखिए, सपोज करो आपने सीमेंट बनाने की इंडस्ट्री खोली समाजवादी अर्थव्यवस्था में, किसी तरह आपने लाइसेंस लेकर समाजवादी अर्थव्यवस्था में आपने सीमेंट बनाने की कंपनी खोल ली। लेकिन एक टाइम के बाद अगर गवर्नमेंट बोलती है कि आपको सीमेंट का उत्पादन नहीं करना है, आपको उत्पादन करना है बिजली का, तो वो ओनर, जो उस इंडस्ट्री का ओनर होएगा, वहाँ के लोग हतोत्साहित हो जाएंगे। ठीक है, कि हमने इतनी मेहनत करी, उसके बाद हमने कंपनी को इतना इस्टेब्लिश किया और आज हमें ये बात बोली जा रही है कि आपको इसका उत्पादन बंद करके अन्य चीज़ का उत्पादन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिस कारण यहाँ पर प्रतिस्पर्धा बहुत कम रह जाती है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी कार्य करती है, गवर्नमेंट की हालत देखिए आपने, आप गवर्नमेंट बैंक्स में चले जाइए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाइए, तो वहाँ की हालत क्या होती है? किसी प्रकार की वहाँ पर प्रतिस्पर्धा नहीं है। ठीक है, भगवान भरोसे काम किया जा रहा है हर जगह। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि यह अर्थव्यवस्था स्टार्टिंग में अपने योजनागत उद्देश्यों को प्राप्त करने में तो सफल रहती है, बट एक समय बाद ये समस्याओं का कारण बन जाती है, क्योंकि इसमें प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट बताया जा रहा है, हालांकि वर्तमान में कोई भी देश पूर्णतः समाजवादी अर्थव्यवस्था का अनुसरण नहीं करता है। देखिए, जो पूर्णतः समाजवादी देश अभी विश्व में कोई नहीं है। ओनली आपका क्यूबा, एक तो क्यूबा और आपका नॉर्थ कोरिया किम जोन, इनकी अर्थव्यवस्था कुछ हद तक समाजवादी अर्थव्यवस्था का अनुसरण करती है। इन दोनों कंट्रीज़ में कहीं ना कहीं समाजवादी अर्थव्यवस्था का अनुसरण सर्वाधिक किया जाता है, लगभग 80 से 90%। ठीक है, हर चीज़ पे गवर्नमेंट का यहाँ पर अधिकार होता है। ठीक है, प्राइवेट भागीदारी बिल्कुल कम होती है। ठीक है, इसके अलावा चाइना है, आपका रूस है, जहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था के बहुत कम परसेंटेज को अपनाया गया है। आई होप आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था समझ आ गई होगी। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से आप इसको अब अलग करने की स्थिति में भी हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है, और इन दोनों में महत्वपूर्ण अंतर क्या है, यह आप अब करने में सक्षम है। अगर आपके मेंस में कभी क्वेश्चन आ जाता है, पीसीएस में क्वेश्चन आ जाता है अगर कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण लक्षणों को बताइए, तो आप आंसर देने की स्थिति में हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि आपका पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण अंतर क्या है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये भी आप बताने में सक्षम हैं इतना पढ़ने के बाद।
आइए समझते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए, मिश्रित इसके नाम से ही स्पष्ट है, दो वस्तुओं के मिलने से बनी है। दो वस्तुएं कौन है आपकी? एक तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो गई है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में जानते हैं कि आप सारा हस्तक्षेप गवर्नमेंट का होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सारा हस्तक्षेप प्राइवेट सेक्टर का होता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में स्पष्ट है कि गवर्नमेंट का भी हस्तक्षेप होगा और निजी सेक्टर का भी हस्तक्षेप होगा। आप इसको इस प्रकार समझिए, जैसे कि आपका एजुकेशन है। भारत में जो स्कूल्स कॉलेजेस खोलने का अधिकार गवर्नमेंट को भी है, प्राइवेट को भी है। बट प्राइवेट क्या देखेगा? प्राइवेट देखेगा लाभ, कि उसको लाभ किस सेक्टर कहाँ पर हो रहा है, किस जगह लाभ उसको अधिक होगा। तो प्राइवेट सेक्टर द्वारा उन्हीं क्षेत्रों में स्कूल कॉलेजेस खोले जाएंगे, ठीक है। बट गवर्नमेंट क्या करेगी ऐसी अर्थव्यवस्था में? गवर्नमेंट जहाँ पर निजी सेक्टर द्वारा या निजी क्षेत्रों द्वारा स्कूल कॉलेजेस की स्थापना नहीं की जाए, गवर्नमेंट ऐसे स्थानों पर भी हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, स्कूल्स खोलेगी। यह मुख्य विशेषता है आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था की, ठीक है। यहाँ पर आपका निजी सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर साथ साथ काम करेगी, ठीक है। वर्तमान में अधिकतर देशों द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था का ही अनुसरण किया जा रहा है। भारत द्वारा भी मिश्रित अर्थव्यवस्था का अनुसरण किया जाता है, जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र साथ साथ कार्य करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा है। आपने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी समझा है, समाजवादी भी अर्थव्यवस्था समझा है। अब मैं अगर आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था समझाता भी नहीं, यहाँ पर एक बार छोड़ भी देता, तो आप लोग अगर एनालाइज करने की स्थिति में आ गए हो इतना पढ़ने के बाद, 2-3 लेक्चर लेने के बाद, तो आप खुद मिश्रित अर्थव्यवस्था को समझ जाते हैं। भारत में आज़ादी के बाद से मिश्रित अर्थव्यवस्था का अनुसरण किया जा रहा है। बट देखिए, कुछ चेंजेस हुए हैं। भारत में LPG आई थी जो आपकी, वो 1991 में हुई थी, ठीक है। LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसको हम आगे पढ़ेंगे, कवर करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। आज़ादी के बाद से ही भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बट जो LPG की नीति आई थी उससे पहले भारत के अर्थव्यवस्था का मॉडल का स्वरूप क्या था, ठीक है। 1950 यानी कि जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, आपके सारी संस्थाओं ने कार्य प्रारंभ किया था, तो उससे लेकर आपका 1991 LPG मॉडल आने से पहले तक भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो समाजवादी प्लस मिश्रित थी। अर्थात भारत समाजवादी लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था में 75% समाजवादी थे, बट कहीं ना कहीं 25% जो लक्षण थे वो मिश्रित भी थे, यानी कि आपका निजी सेक्टर भी वर्क कर रहा था। बट 75% पर गवर्नमेंट का हस्तक्षेप था, ओनली गवर्नमेंट के राइट्स थे। ओनली आपका 25% ऐसा क्षेत्र था जहां पर गवर्नमेंट और निजी दोनों सेक्टर मौजूद थे। ये हम आपका औद्योगिकरण जब चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें औद्योगिकरण, तो हम उसमें इंडस्ट्रियल जो भी नीतियाँ थी वो सारी नीतियाँ कवर करेंगे, ठीक है। तो हम उसमें समझेंगे कि गवर्नमेंट जो स्टार्टिंग में आज़ादी के बाद से किस प्रकार कार्य करना प्रारंभ करी थी, कि प्रारंभ में जो आपके जितने भी औद्योगिक क्षेत्र थे उस पर किसका राइट था, ठीक है। बस आपको यहाँ पर यही समझना है कि आपको कि 1950 से 1991 तक भारत में समाजवादी प्लस मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया गया था। बट उसमें भी समाजवादी लक्षण 75% थे, यानी 75% क्षेत्र पर गवर्नमेंट का हक था और 25% सेक्टर पर आपका गवर्नमेंट और निजी दोनों क्षेत्रों का हक था। बट आपकी जैसी आपकी 1991 में आपकी LPG नीति आती है, इसके बाद जो भारतीय अर्थव्यवस्था होती है उसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण आ जाते हैं, क्योंकि आपका जो LPG मॉडल था वो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर्स को अपने देश में एंटर करने को या उनको उभारने में मदद करती है, ठीक है। उत्प्रेरक का कार्य करा था कहीं ना कहीं LPG ने। तो उसके बाद 1991 के बाद भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण आए, तो इसी आधार पर आज भारत 70% पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बना है, अर्थात 70% क्षेत्र पर, ठीक है, क्षेत्र पर आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है और 30% क्षेत्र पर आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, अर्थात वहाँ पर गवर्नमेंट भी कार्य कर रही है और निजी क्षेत्र भी कार्य कर रहा है। बट 70% आपका निजी सेक्टर हावी है भारतीय अर्थव्यवस्था पर 1991 के बाद LPG मॉडल अपनाए जाने के बाद। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था की सबसे मुख्य विशेषता क्या है? देखिए, यहाँ पर निजी सेक्टर है, निजी सेक्टर लोगों को रोजगार दे रही है,
ठीक है। कुछ रोज़गार गवर्नमेंट भी दे रही है, पर दोनों साथ साथ रोज़गार दे रहे हैं लोगों को। गवर्नमेंट बोलती है अगर आपको कहीं पर भी जॉब ना मिले तो हम आपको जॉब देंगे। मनरेगा कार्यक्रम है, आइए मनरेगा में आप रजिस्टर्ड होइए, जॉब देंगे हम, ठीक है। अगर आपको कहीं भी कुछ भी ना मिले तो हम अपना कार्य करेंगे, आपको जॉब देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से जिन सेक्टर्स में प्राइवेट सेक्टर स्कूल कॉलेज नहीं खोलते हैं, तो ऐसे पिछड़े क्षेत्रों में भी गवर्नमेंट ने स्कूल खोला है, या सर्व शिक्षा अभियान जैसी स्कीम चलाई जा रही है, मिड डे मील खाना दिया जा रहा है स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर आपका गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों सेक्टर साथ साथ होकर कार्य करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा सब कुछ। देखिए, अभी इसके बाद हमारा विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करना था, जिसमें आपका विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाएं थी। वीडियो लंबा हो जाने के कारण हम उसको कवर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज़। थैंक यू।